नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लीलड़ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और अपन जो है दो पार्ट के अंतर्गत देख चुके हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप, प्रतीक और कुछ कारण अपन ने देखे थे। अपन जो है 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो जो कारण देखे थे वो कारण देखें। पहला कारण अपन ने देखा था राजनीतिक कारण। कौन सा देखा था दोस्तों? राजनीतिक कारण देखा था। दूसरा अपन ने देखा था प्रशासनिक कारण। तीसरा अपन ने देखा था सामाजिक और धार्मिक कारण। ये तीनों जो कारण अपन ने जो है अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने देखा था। आपने जो है उनको राइट डाउन किया होगा, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे उसमें मैंने आपको जो है बताए थे। आज अपन जो है दोस्तों 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संघर्ष, मैंने बताया था अपन इसको स्वतंत्रता संघर्ष कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों की तरफ से जो है ये पहला स्वतंत्रता संग्राम भी था। मैंने बताया था आपको किसने कहा था, किन का मत था, तो ये मत था वीडी सावरकर का। अपन जो है आगे कारणों के अंतर्गत कड़ी के अंतर्गत लेंगे चौथा कारण, जिसका नाम है आपके आर्थिक कारण। दोस्तों क्या कारण है? आर्थिक कारण। ये आर्थिक कारण जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि सदियों से जो है हमारे देश के अंतर्गत अंग्रेज जो हमारे साथ जो शोषण कर रहे थे, जिन नीतियों के साथ शोषण कर रहे थे, और भारत जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था दोस्तों, ये अंग्रेज घुसपैठिया ऐसा आया जो हमारे सोने की चिड़िया के पंख तो काट लिए और केवल चिड़िया चिड़िया छोड़ के चला गया। यानी कहा जाए तो अपने ये आर्थिक कारण जो है दोस्तों, इन आर्थिक कारणों की वजह से ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश लोगों ने हमारा इतना शोषण किया, जिस वजह से हम आर्थिक रूप से पंगु हो गए थे भारतीय। और उसका एग्जाम्पल आज तक जो है चलता आ रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले जो कारोबार थे, उद्योग थे, वो उस समय जो है पूर्णतः क्या कर दिए थे? कमज़ोर कर दिए थे। दोस्तों अपन आर्थिक कारण के अंतर्गत देखेंगे कि हमारे देश के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, EIC लिख रहा हूँ दोस्तों शॉर्ट के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के बाद निरंतर हमारे देश को जो है खूब लूटा। इतना लूटा कि भारतीय बेरोजगार हो गए, और यहाँ तक कि जो है लोगों ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियाँ जो है मैदानों में बिखरी पड़ी है। इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग जो है किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो है भू राजस्व की नीति के द्वारा, कौन सी नीति के द्वारा दोस्तों? भू राजस्व की नीति के द्वारा, भू राजस्व की नीति के द्वारा हमारे लोगों को जो है बहुत ही प्रताड़ित किया। और इस भू राजस्व नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से जो प्रभावित होता है वह वर्ग है अभिजात वर्ग। कौन सा वर्ग है दोस्तों? अभिजात वर्ग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ये अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है जिनके कारोबार थे, जो जमींदार थे, जो तालुकेदार थे, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। दोस्तों ये अभिजात वर्ग के साथ जो भू राजस्व की नीतियां ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू की थी, उस नीतियों के कारण अभिजात वर्ग जो है गरीबी की ओर चलता चला था। और इसी गरीबी के कारण जो है वह अपनी जो स्थिति थी वो डाउन हो जाने के कारण ही अभिजात वर्ग संपूर्ण रूप से नाराज था। किससे? अंग्रेज़ों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से, अंग्रेज़ों से नाराज़ था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समय समय पर लगान वसूली करने के लिए उन्होंने जो जो नीतियां लागू की थी, जो जो उन्होंने नीतियां लागू की थी वो कौन कौन सी थी?
दोस्तों यहाँ पे अपने एग्ज़ाम का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो तीनों क्वेश्चन और तीनों नीतियों के अंतर्गत बनते हैं। पहली नीति है आपकी स्थायी बंदोबस्त की नीति। स्थायी बंदोबस्त की नीति, इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने जो है लगान वसूल करने के लिए निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत निश्चित समय के लिए जो है तय कर दिया कि हम इतने सालों तक इस क्षेत्र पर ये जो है लगान लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा था कि इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, तो प्रश्न आपको जो है ये कहा जा सकता है, पूछा भी जाता है कि स्थायी बंदोबस्त जो है और किस नाम से जानी जाती है। तो स्थायी बंदोबस्त दोस्तों यहाँ पे जानी जाती है जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। दोस्तों यही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, दोस्तों यही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और किस नाम से जानी जाती है, तो इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों साथियों, ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वह हमारे भारत के पूर्वी भागों में जो है लागू की गई थी। भारत के कौन से क्षेत्र में लागू की गई थी? पूर्व के भागों में लागू की गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है लागू की गई थी कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। दोस्तों ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इन दो नामों से भी जानी जाती है। अगली जो नीति थी जिनसे अभिजात वर्ग और नाराज होंगे, वह नीति जो है कौन सी थी? तो इसके अंतर्गत अपन लेते हैं दूसरी नीति, जिसका नाम है दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम है दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी नीति। दोस्तों इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि यहाँ पे जो लगान वसूल करने का जो तरीका था वह किसको दे दिया गया था? रैयत को दे दिया गया था, यानी कि किसानों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप जो अपनी ज़मीन को जो बोते हो उसका लगान आप सामूहिक रूप से जो है इकट्ठा करके और जो है सरकार के पास लाकर जमा करा देंगे। दोस्तों यहाँ पे भी प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के किस भाग में चलाई गई थी? दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न फिर से बता रहा हूँ कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह भारत के अंतर्गत कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत जो है लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी दक्षिण भारत के अंतर्गत। दोस्तों कहाँ पे लागू की गई थी? दक्षिण भारत के अंतर्गत लागू की गई थी। दोस्तों अपनी दो नीतियाँ हो गई, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब तीसरा जो अपना है वह नीति क्या थी अंग्रेज़ों की? वह थी क्या? वह थी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी नीति या व्यवस्था। इस महलवाड़ी के अंतर्गत क्या होता था दोस्तों? यहाँ पे संपूर्ण गांव जो होता था उस गांव के किसानों में से ही किसी एक को जिम्मेदारी सौंपी जाती थी संपूर्ण गांव का जो है लगान वसूल करके और अंग्रेज़ों के पास निश्चित समय पर जमा करवाने की। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को जो है ये सारा काम सौंपा गया था, वहीं रैयतवाड़ी के अंतर्गत रैयतों को सौंपा गया था, रैयत यानी कि किसान, और महलवाड़ी के अंतर्गत सौंपा गया था महल यानी कि एक जो गांव होता है, संपूर्ण गांव को ही ये व्यवस्था सौंप दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो अपना प्रश्न है महलवाड़ी व्यवस्था, फिर से ये कंटिन्यू प्रश्न तीनों ही ले रहे हैं। तो ये महलवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे अधिक भागों के अंतर्गत लागू की गई थी और वह की गई थी उत्तरी भारत और मध्य भारत के अंतर्गत ये व्यवस्था जो है लागू की गई थी।
दोस्तों 1857 की क्रांति के अंतर्गत अपन कारण पढ़ रहे हैं और कारण के अंतर्गत मुख्य कारण जो है अपना आर्थिक कारण पढ़ रहे हैं। चौथा कारण जो है अपना आर्थिक कारण वह पढ़ रहे हैं और उन आर्थिक कारणों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ। इन नीतियों के अंतर्गत अपन ने पढ़ा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। इन नीतियों के द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण होता है दोस्तों। इन नीतियों के द्वारा जो है अत्यधिक शोषण होता है और इन्हीं अत्यधिक शोषण के कारण किसान वर्ग, कौन सा वर्ग, पहले अभिजात वर्ग तो था ही था, अब किसान वर्ग भी जो है इससे नाराज हो जाता है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन करने पर जो है उनको इतना लाभ नहीं होता था, वो कर्ज में डूब चुके थे, इसलिए उनको जो है इस प्रकार की व्यावसायिक जो फसलें होती थी उनको बोना होता था। तो इन नीतियों के द्वारा जो शोषण हुआ और यहाँ के लोग अंग्रेजों के जो कुचक्र था इस कुचक्र के अंतर्गत फंसते गए, इस कुचक्र में फंसते गए और भारतीय लोग जो है और अधिक निर्धन होते गए। मैंने दोस्तों काम में लिया था, आपसे अभी कहा था कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु भारत के अंतर्गत आने वाले जो ये अंग्रेज घुसपैठिया है वो हमारे सोने की चिड़िया के पंख काट लेता है और केवल चिड़िया यहाँ पे छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों अगले अपन कारण के अंतर्गत लेंगे अपना तात्कालिक कारण। कौन सा कारण लेंगे दोस्तों? तात्कालिक कारण लेंगे, क्योंकि ये जो तात्कालिक कारण है वही कारण था जिस कारण की वजह से भारत के अंतर्गत सभी लोगों का जो 100 साल का गुस्सा था वो गुस्सा फूट पड़ता है। घटना भी मैंने आपको बताई थी, बैरकपुर छावनी की घटना, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा था एक क्रांतिकारी को पहला 1857 की क्रांति का पहला शहीद आपने पढ़ा था। अब अपन जो है पढ़ते हैं दोस्तों तात्कालिक कारण। क्या कारण है दोस्तों? तात्कालिक कारण है। ये तात्कालिक कारण क्या था सभी जानते हो। अंग्रेजों को समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की जो है शुरू से ही आदत रही है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के कई सारे तात्कालिक कारण हैं, जैसे अवध का कुशासन का आरोप लगा करके मिला लेना ब्रिटिश साम्राज्य में, और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित जो कारण है तात्कालिक कारणों के अंतर्गत वह कारण है चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस, ये चर्बी वाले कारतूस क्या थे? तो दोस्तों ध्यान दें, भारत के अंतर्गत 1856 से पहले पुरानी जो है राइफलें चलती थी डलहौजी के काल की। डलहौजी के बाद भारत के अंतर्गत गवर्नर जनरल बनते हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग की सरकार बनती है भारत के अंतर्गत, किसकी सरकार? कैनिंग की सरकार। जब ये कैनिंग की सरकार बनती है तो कुछ नया करती है अपनी सेना के अंतर्गत। और नया क्या करती है कि जो पुरानी राइफलें थी, पुरानी बंदूकें जो थी, जिनका नाम दोस्तों राइट डाउन कर लेना आप अपनी पुस्तक के नोटबुक के अंतर्गत, क्योंकि ये पुरानी बंदूकें जो है कई दफ़ा पूछी गई है बड़े और छोटे एग्ज़ामों के अंतर्गत। तो ये पुरानी बंदूकें जो थी जिनका नाम था क्या दोस्तों? ब्राउन बेस बंदूकें। क्या नाम था दोस्तों? ब्राउन बेस बंदूकें जो नाम थी। तो इस ब्राउन बेस बंदूक के अंतर्गत ब्राउन बेस बंदूक जो थी उसको क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। इस ब्राउन बेस बंदूकों की जगह पे नई जो बंदूकें दी गई सैनिकों को, वो बंदूकें कौन सी थी? नई बंदूकें दी गई जिनका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल।
ये एनफील्ड राइफल्स जो है नई बंदूकें थी, इसमें क्या होता था दोस्तों कि ये जो नई राइफल है, इस नई राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे वह कारतूस उनको मुंह से छीलना पड़ता था और फिर जो है उसको राइफल्स के अंतर्गत भरना होता था। ऐसी अफवाहें थी। अफवाहें अभी आपको बताएंगे कहाँ से जो है भारत में शुरू होती है और वो किस प्रकार से जो है 1857 की क्रांति का कारण बनती है। तो ये जो एनफील्ड राइफल्स है, इस एनफील्ड राइफल्स की वजह से ही जो है ये चर्बी वाले कारतूस की अफवाहें उड़ती हैं। दोस्तों एनफील्ड राइफल्स जो है उसके अंदर अभी मैंने बताया जो कारतूस भरे जाते थे वो जो है उनको मुंह से छीलना होता था। दोस्तों यहीं पे जो है आपका 1857 की क्रांति का विद्रोह का मुख्य कारण और तात्कालिक कारण जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि उन कारतूसों पर ऐसी अफवाहें थी कि गाय और सुअर, दोस्तों गाय व सुअर जो थे दोनों का ही नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, यानी दोनों ही धर्मों को जो है यहाँ पे विद्रोह के लिए भड़काया जा रहा है। गाय हिंदुओं के लिए हमारी जो है पवित्र मानी जाती है, माँ का दर्जा देते हैं, वहीं सुअर को जो है पवित्र मानते हैं मुस्लिम, इनका जो है मांस नहीं खाते हैं। दोस्तों गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस, ऐसा बताया गया था अफवाहों के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो मुसलमान सैनिक थे उन्होंने भी मना कर दिया और हिंदू सैनिक जो थे उन्होंने भी मना कर दिया, हम हमारे धर्म के विरुद्ध ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो इस कारतूस को जो है छीलने से मना कर दिया और पहली घटना घटित हो जाती है। मैंने आपको कहा था बैरकपुर छावनी के अंतर्गत मंगल पांडे जो हमारे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद माने जाने वाले क्रांतिकारी उनके द्वारा दोस्तों ये था आपका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस। अब अपन चलते हैं दोस्तों कि ये तात्कालिक कारण की जो अफवाह थी वो कहाँ से शुरू होती है और कैसे होती है। तो तात्कालिक कारण की जो अफवाहें हैं, क्या है दोस्तों, अफवाहें हैं, वो अफवाह क्या थी, कहाँ से शुरू हुई थी। दोस्तों भारत के अंतर्गत अंग्रेज़ों का जो स्थायीकरण है, शुरुआतीकरण है, वो होता है बंगाल से। कहाँ से होता है, बंगाल से, यानी कि पूर्वी भारत से। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो अफवाह उड़ती है वो अफवाह उड़ती है कहाँ से, कलकत्ता। कहाँ से दोस्तों, कलकत्ता से। कलकत्ता के अंतर्गत एक शस्त्रागार था जिसका नाम था दमदम शस्त्रागार। क्या नाम था दोस्तों, कलकत्ता के अंतर्गत जो शस्त्रागार था वो था दमदम शस्त्रागार। इस दमदम शस्त्रागार के अंतर्गत एक निम्न जात वाले व्यक्ति के द्वारा, निम्न समझे जाने वाले जात वाले व्यक्ति के द्वारा जो है ये अफवाह उड़ाई गई थी कि जो नई राइफल्स आप लोग काम में लोगे, उन राइफल्स के कारतूसों को जो है मुंह से छीलना होगा और वहाँ पे जो है उस कारतूस पे जो है गाय और सुअर की चर्बी जो है लगी हुई है। तो ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इम्पोर्टेंट है प्रश्न, इम्पोर्टेंट लिख लेना आप अपने नोटबुक के अंतर्गत, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आपके द्वारा आंसर सटीक होना चाहिए कि ये जो शस्त्रागार है उसका नाम क्या था। तो शस्त्रागार का नाम था दोस्तों क्या, दमदम शस्त्रागार। कहाँ पे है, कलकत्ता में है। तो ये आपका जो है तात्कालिक कारण है दोस्तों। अब अगले अपन जो है प्रसार लेंगे कि 1857 की क्रांति का प्रसार कहाँ कहाँ पर होता है। दोस्तों अपने कारण के बाद अपन देखते हैं कि 1857 की क्रांति अपन ने देख लिया क्यों हो गई, किन किन कारणों की वजह से हो गई। तो ये कारण आपके सामने थे अभी। अब अपन जो है ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति का प्रसार यानी कि कहाँ कहाँ पर होती है। मुख्य रूप से जो है इस क्रांति की शुरुआत मैंने आपको पहले ही जो है बता दिया था कि ये मेरठ से होती है। क्यों होती है ये कारण बताया था मैंने आपको।
तो 1857 की क्रांति का जो है प्रसार कहाँ कहाँ से होता है दोस्तों, ध्यान दें, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो सुमेलित वाले क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के अंतर्गत, जो भी सुमेलित वाले पुटअप जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आते हैं। तो यहाँ पे मुख्य मुख्य बिंदु जो है मैंने आपके सामने रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो 1857 की क्रांति है वह क्रांति शुरू होती है आपके कब, 10 मई को। 10 मई को शुरू मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है, तो ये मानी जाती है मेरठ से। कहाँ से मानी जाती है दोस्तों, मेरठ से जो है, मेरठ छावनी जो है, यही मेरठ छावनी के अंतर्गत सैनिक विद्रोह कर देते हैं और उन विद्रोही सैनिकों के द्वारा जो है अपने अधिकारियों को गोली मार दी जाती है और वो सैनिक जो है, विद्रोही सैनिक जो है वो मेरठ से चले जाते हैं दिल्ली की ओर। कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली की ओर चले जाते हैं दोस्तों। मात्र 2 दिन के बाद ही संपूर्ण दिल्ली पर वो लोग क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। 2 दिन बाद यानी कि कब तारीख पड़ेगी आपके, 12 मई को। 12 मई को जो है ये सैनिक, वो जो विद्रोही सैनिक थे मेरठ छावनी वाले सैनिक, वो 2 दिन बाद ही दिल्ली में पहुंचते हैं और दिल्ली के अंतर्गत जो है कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली पहुंच गए, अब दिल्ली से आगे तो जाने से रहे, तो यहाँ दिल्ली में क्यों आए, क्योंकि दिल्ली जो है प्रशासनिक केंद्र माना जाता था उस समय से। मुगलों के काल से ही जो है दिल्ली जो है केंद्र माना गया है। तो यहाँ पे दिल्ली के अंतर्गत कौन सी तोप थी जिनको जो है वो यहाँ पे घोषित करने वाले थे, अपना नेता घोषित करने वाले थे, तो वो जो तोप थी 1857 की क्रांति के अंतर्गत, ये तोप लोगों के लिए जो है बड़ी मानी जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने कुछ नहीं थी, और वो थी बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ये बहुत बड़ी तोप मानी जाती थी दोस्तों, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने कुछ नहीं थी। मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी जो है, डलहौजी ने ऐसा कह दिया था कि आप लाल किले के अंतर्गत रहने लायक नहीं है, आप कुतुब मीनार के पास कहीं आम जगह पे जाके रहें। तो इस प्रकार के शब्द काम में लिए गए थे बहादुर शाह जफर के लिए। ये जो सैनिक थे, इन सैनिकों ने अपना 1857 की जो क्रांति होती है, अपना जो है उन्होंने नेता चुना है। इनको क्या चुना है, नेता चुना है। ध्यान रखना दोस्तों, इनका मन नहीं है, पता है इनको अंग्रेज क्या है, मारेंगे मेरे को निश्चित है, इसीलिए जो है ये बनना नहीं चाहता है, लेकिन सैनिकों ने इनको जो है ज़बरदस्ती क्या कर दिया, अपना नेता चुन लिया कि हमारा नेता जो है बहादुर शाह द्वितीय ही है। दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय जो है विद्रोहियों का नेता बन जाता है। यहाँ पे 12 मई को जो है घोषणा हो जाती है। तो अगली जो घटना होती है मेरठ से दिल्ली, दिल्ली के बाद अपन चलेंगे दोस्तों 4 जून को। कितने जून को, 4 जून को ये घटना घटित होती है। कहाँ पे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों यहाँ पे 4 जून को दोस्तों कहाँ पे शुरू होती है घटना, झांसी के अंतर्गत। और झांसी के अंतर्गत जो क्रांति का नेतृत्व करने वाली एकमात्र औरत, जो मर्द का कार्य किया था, जिसको ह्यूशन जैसे अधिकारियों ने भी कथन काम में लिए थे, वो अभी बताऊंगा। तो 4 जून झांसी के अंतर्गत जो है क्रांति का नेतृत्व करने वाली कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम था, रानी लक्ष्मीबाई ने जो है इस प्रकार का कार्य यहाँ पे किया था। विद्रोहियों अंग्रेजों को जो है अपने झांसी से भगाने का कार्य किया था। झांसी के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई क्यों नाराज थी, पढ़ा आपने 1857 की क्रांति से पूर्व व्यपगत की नीति, जिसके अंतर्गत जो है
संबलपुर, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे उनको जो है व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत, हड़प नीति के अंतर्गत काम में लिया था, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था डलहौजी ने। तो उसी के अंतर्गत झांसी को भी डलहौजी ने जो है मिलाया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने जो है पुत्र गोद लिया था और गोद लेने के कारण उसको अंग्रेज अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस कारण जो है झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। दोस्तों खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जो शहीद हो जाती है। डेट ध्यान रखना 17 जून को। 17 जून को वह बहुत जो है लड़ने के बाद, और इस समय अंग्रेज अधिकारी का नाम ध्यान रखना दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जब शहीद होती है, झांसी के अंतर्गत जब विद्रोह होता है, तो उस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी था ह्यूसन। इस ह्यूसन के ने ही जो है रानी लक्ष्मीबाई को दबाया था, झांसी के अंतर्गत विद्रोह को दबाया था, और इसी ह्यूसन ने ही इस रानी लक्ष्मीबाई के लिए शब्द काम में लिए थे कि भारतीय क्रांतिकारियों के अंतर्गत, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई तो तात्पर्य है कि रणभूमि के अंतर्गत क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई एकमात्र या अकेली ध्यान दें दोस्तों, एक भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसके लिए ये शब्द काम में लिए थे किसने? ह्यूसन ने। ह्यूसन जो अंग्रेज अधिकारी था, झांसी के अंतर्गत विद्रोह को दबाने वाला था, उसने ऐसे काम में लिए थे। दोस्तों अगला जो विद्रोह होता है वो होता है ग्वालियर के अंतर्गत। कहाँ होता है दोस्तों? ग्वालियर के अंतर्गत। पहला हो गया आपके मेरठ के अंतर्गत, दूसरा दिल्ली में, तीसरा हो गया आपके झांसी में, अब होता है अगला जो है वो ग्वालियर के अंतर्गत। ग्वालियर के अंदर जब ये विद्रोह होता है दोस्तों, तो यहाँ पे तात्या टोपे नामक जो भारतीय क्रांतिकारी है उसने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। दोस्तों इम्पोर्टेंट, यहाँ पे रीट में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि तात्या टोपे, और एक बार ये जो है पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी पूछा गया था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा गया था कि तात्या टोपे जो था उसका मूल नाम क्या था दोस्तों? मूल नाम क्या था दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, वही प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और प्रश्न था उत्तर था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो है इसका मूल नाम था किसका? तात्या टोपे का, जिसने क्या किया था? ग्वालियर के अंतर्गत विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं अपन ग्वालियर के बाद जो है आगे अपना क्रांति होती है कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे होती है? लखनऊ में। और लखनऊ के अंतर्गत जो है इसका नेतृत्व करने वाली जो रानी है उसका नाम है बेगम हजरत महल। क्या नाम है दोस्तों? बेगम हजरत महल। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला जो है रहता है कईयों के, वो अभी जो है दूर करूँगा कि लखनऊ के अंतर्गत जो है किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने जो है यहाँ पे 1857 की क्रांति का क्या किया? नेतृत्व किया। ये बेगम हजरत महल जो है वो कौन थी? तो यहाँ के जो नवाब थे, लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह इनकी जो है पत्नी थी। कौन?
बेगम हजरत महल, इसने नेतृत्व किया था किसका? लखनऊ में। दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने अभी आपको कहा था कि दो प्रश्न जो बनेंगे, एक तो प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई का और बेगम हजरत महल का। रानी लक्ष्मीबाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इनको महल परी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? महल परी। वहीं बेगम हजरत महल को इतिहास के अंतर्गत महक परी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महक परी के नाम से जाना जाता है। ये दो कन्फ्यूजन रहती है, महल कौन सी है, महक कौन सी है। तो बेगम हजरत महल तो जो है वह कौन सी परी है? महक वाली परी है। वहीं महलों की परी जो है वो कौन सी है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये था दोस्तों लखनऊ के अंतर्गत नेतृत्व किया गया। अब आगे अपन देखते हैं और कहाँ कहाँ पे जो है नेतृत्व होता है। दोस्तों मेरठ, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर, कानपुर के बाद जो लखनऊ के बाद जो है अगला अपना प्रसार का जो केंद्र था वह था कौन सा? कानपुर का। कहाँ पे था? कानपुर का। कानपुर के अंतर्गत जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है था, उस विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे, वो विद्रोह के नेतृत्व करने वाले कौन थे? नाना साहेब। कौन थे दोस्तों? नाना साहेब। इन नाना साहब के द्वारा विद्रोह क्यों किया गया? क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। कहा कि हमने जो है कोई पैतृक पेंशन नहीं रखी है पेशवाओं के लिए, तो नाना साहब को जो है प्रताड़ित होना पड़ा और उसी वजह से जो है यहाँ पे नाना साहब ने कानपुर के अंतर्गत विद्रोह का क्या किया? नेतृत्व किया। दोस्तों अगला जो नेतृत्व होता है वह नेतृत्व होता है रुहेलखंड के अंतर्गत। कहाँ पे होता है? रुहेलखंड के अंतर्गत जो है नेतृत्व होता है। रुहेलखंड जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बरेली के अंतर्गत है। कहाँ पे है? बरेली में। तो उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र के रुहेलखंड के अंतर्गत 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया जाता है वह किया जाता है किसके द्वारा? खान बहादुर खान के द्वारा। किसके द्वारा? खान बहादुर खान के द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया जाता है? नेतृत्व किया जाता है। दोस्तों ये अपने थे मुख्य जगहें जहाँ पे प्रसार हुआ है, 1857 की क्रांति यहाँ हुई है। और अब जो है अपन देखेंगे कि 1857 की क्रांति जो है किस प्रकार से सिमट जाती है। मैं ख़त्म का नहीं कहूँगा क्योंकि अपने जो है ख़त्म नहीं होगी, सिमट रही है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिल्ली के अंतर्गत 12 तारीख को जो है घटना बताई थी। क्या घटना बताई थी? 12 मई को नेता चुन लिया गया था किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। इस बहादुर शाह द्वितीय को जो है 20 सितंबर के दिन, कब? 20 सितंबर के दिन जो है 1857 के दिन जो है क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पे प्रश्न इम्पोर्टेंट दोस्तों कि बहादुर शाह द्वितीय को जो है किसने गिरफ्तार किया था? तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और किसने किया था? तो यहाँ पे किया था लेफ्टिनेंट हडसन। कौन था? लेफ्टिनेंट हडसन। इसने जो है बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया? गिरफ्तार किया। कहाँ से किया? ये इम्पोर्टेंट और प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट है कि उसको कहाँ से गिरफ्तार किया बहादुर शाह द्वितीय को? तो हुमायूं के मकबरे से जो है इसको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद जो है कहा कि भाई या तो तुम भारत में रहना चाहता तो ठीक, नहीं तो फिर यहाँ से चलता बन। तो चलता बनेगा अब कहाँ से?
पुराना गीत जो है याद आ रहा है लेकिन कहूँगा नहीं, यहाँ पे ध्यान दें। बहादुर शाह द्वितीय और रानी, बहादुर शाह द्वितीय की रानी दोनों को ही भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। वहाँ पर रंगून के अंतर्गत ही मुख्य डेट दोस्तों आपका डेट देखें, रंगून के अंतर्गत उनकी जो है क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। और वह मृत्यु कब होती है? 7 नवंबर। कब होती है? 7 नवंबर 1862 ईस्वी को। 1862 ईस्वी को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वहीं इनको क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। दोस्तों आज अपन ने जो है अपनी क्लास के अंदर 1857 की क्रांति को जो अपन ने आगे बढ़ाया है, उस 1857 की क्रांति के अंतर्गत आज अपन ने मुख्य 2 कारण और इन 2 कारणों के बाद अपन ने लिया था 1857 की क्रांति का प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ था, किन्होंने उनका नेतृत्व किया था। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।